SFM Challenger series continues. So as always, there's a 2-minute discussion to just check the audio video quality and to set up the ambience for this class. So tell me please whether the audio quality is good. We are connected on the Telegram channel of SSCI, All India Telegram channel CA Final of SSCI. So I have with me joining Ritika, Tejaswa, Param, Komal Chaudhary, Aman, Priyanka, Sagar. Is the audio quality okay? Anmol, Shreyansh. होप ऑडियो क्वालिटी ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है. तो शुरू में 1 मिनट अपने स्पेंड करते हैं जस्ट ये इंश्योर करने के लिए. टुडे आफ्टरनून आई हैड अ सेशन विद माय इकोनॉमिक्स एंड एफएम स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, और उसमें ऑडियो में कुछ और ही हो गया था. मैंने पता नहीं क्या हो गया था कि एकदम फास्ट स्पीड से आ रहा था. ओके, सो आई एम कंफर्म दैट द ऑडियो क्वालिटी इज फाइन. ओके, सो नाउ हैविंग कंफर्म दैट द ऑडियो क्वालिटी इज फाइन, लिसन केयरफुली. एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि एसएफएम में जो पेपर्स है वो बहुत सिक्लिकल पैटर्न में आते हैं. सिक्लिकल पैटर्न का मतलब देर इज अ सीजन जहाँ पेपर्स ईजियर आते हैं 70% रिपीटेड, एंड देर इज अ सीजन वे पेपर स्टफ आते हैं 60% 50% न्यू स्टफ. तो वो बोल नहीं सकते हैं कि कब क्या हो जाएगा. बोलते ना, बिजनेस साइकिल्स आर समथिंग विच आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, एंड द सेम इज ट्रू विद एसएफएम. तो एसएफएम चैलेंजर सीरीज का पर्पस क्या है कि अपने जो क्लासेस में कवर कर रहे हैं, वॉट एवर वी हैव कवर्ड इन क्लासेस, इफ देयर इज मोर बियॉन्ड इट, मोर का तो वैसे कोई लिमिट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा और कवर कर सके, इट गिव्स अस सम फ्रेशनेस, इट जस्ट ओपन्स आवर माइंड, इट इंश्योर्स दैट अपने रटन तोता नहीं बन गया कि कॉपी में याद हो गया आपको ये सब 4 बार 6 बार कर चुके हैं, और आपका माइंड नए चीज को ऑब्जॉर्व करने के लिए तैयार है. दैट इज द पर्पस ऑफ द चैलेंजर सीरीज, टू इंश्योर दैट यू हैव द मेंटालिटी दैट अगर एग्जाम में आपका 2 घंटे में नॉर्मल पेपर कंप्लीट हो गया और लास्ट के 1 घंटे में आपको नया स्टफ उठाना पड़ा, नया मतलब जो आया हुआ नहीं है, तो आप डरोगे नहीं और आप सोचोगे यार हम लोग चैलेंजर सीरीज में ही बहुत सारा ऐसा पार्ट किए थे. ठीक है, दैट्स द पर्पस ऑफ चैलेंजर सीरीज. ठीक है, तो शुभम कौशिक मैंने समझा दिया है चैलेंजर सीरीज क्या होता है, और ये क्वेश्चन आप कल से पूछ सकते थे बाकी लोगों से. रात दिन मेरा जब सीरीज चालू हो गया उसके बीच में एक क्वेश्चन पूछने के बजाय यू कुड हैव आस्क्ड इट सिंस यस्टरडे फ्रॉम एनीवन. एनीवेज, नो इश्यूज. स्लो मोशन रिमूव करना है टेलीग्राम से, ये माधव बोल रहे हैं. 1 सेकेंड, टेलीग्राम से स्लो मोशन रिमूव करना है. ओके, लेट मी जस्ट सी, जस्ट 1 सेकेंड. अगर टेलीग्राम में स्लो मोशन हो रखा है तो उसको रिमूव करवा देते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. तो मैं कॉल कर रहा हूं. हाँ हाँ, ओके ओके. सो वो कर रहे हैं स्लो मोशन रिमूव. ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज अगर स्लो मोशन रहेगा तो अपना कनेक्टिविटी बिगड़ जाएगा. ठीक है, रिमूव कर रहे हैं रोहित. ठीक है, वेट करो 2 मिनट. सो स्लो मोशन रिमूव कर रहे हैं वो लोग. तो पहला बात तो मैं ये बोल रहा था कि चैलेंजर सीरीज का पर्पस है टू ब्रिंग अबाउट फ्रेशनेस एंड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पेपर पॉसिबल. ठीक है ना. एंड बहुत जन है जिन लोग अभी अभी कोर्स किए हैं, बहुत जन है जिनका 2019 में हुआ था, 2018 में हुआ था. कोई हो सकता है भूले बिछड़े ओल्ड सिलेबस दिए थे, बीच में छोड़ दिए थे सीए, और वो लोग भी हैं. तो देयर आर मेनी इश्यूज. उन सब को एक फ्रेशनेस मिलता है बाय ज्वाइनिंग अगेन इन अ लाइव एनवायरनमेंट. जो लोग लाइव कर सकते हैं बहुत बढ़िया, लाइव इज रियली वेलकम. जो लोग लाइव नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे क्लासेस रहती है, आप वहां से कर सकते हैं बाद में. ठीक है ना, चैलेंजर सीरीज को. ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं कृति जैन, फॉरेक्स में ईसीबी का कॉन्सेप्ट अभी है या नहीं? क्यों नहीं है, डेफिनेटली है. और जो रिवीजन क्लासेस हुई थी उस पर भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बताया था, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है. एक सम रिसेंटली आया था, तो होता है ना लोग रिसेंटली कुछ आता है तो बस उसके बारे में माला जपने लग जाते हैं. ठीक है, तो वैसा वाला हाल हो गया लगता है. ठीक है,
ईसीबी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट बीइंग रिमूव्ड, ठीक है, ईसीबी का कॉन्सेप्ट है, पर मेरे को इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. आई एम ऑलवेज अ प्रोएक्टिव पर्सन. आई डू नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिएक्शंस. ओके, आई डू नॉट रिएक्ट टू सिचुएशंस, आई रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली टू सिचुएशंस. तो ईसीबी है, ठीक है, बट द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर द वंस व्हिच आई हैव ट्राइड टू कवर इन दीज सेशंस. पहले के क्लासेस कब से अवेलेबल होगी यूट्यूब पे? कल भूल के हट गई थी, मैंने उनको वापस से लगाने बोल दिया था, मेरे ख्याल से लग गई होगी, ठीक है. अगर नहीं लगी है तो आई डेफिनेटली इंश्योर क्लास के बाद वो लोग वापस से रीइंस्टेट कर दें, ठीक है. पहले की क्लासेस जो चैलेंजेस सीरीज की हट गई थी, वैसे सबसे बेस्ट होता है अगर सब जन लाइव क्लास करे, ठीक है, दैट्स द बेस्ट. ओके, सो आप लोग का अगर जनरल डाउट्स हो गया है तो शुड वी प्रोसीड or do you want me to continue with the general doubts for some more time? अगर general doubts हो गए तो should we proceed or do you want me to continue with the general doubts for some more time? Yes, please, I am waiting for your reply. Should we proceed into the main stuff or should we continue with the general doubts for some more time? What say? तो 48510 के नाम से आप अगर हैं यहाँ पे तो आपको संबोधित कैसे करूंगा? मैं 48510 बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कोई क्वेश्चन का आंसर चल रहा है. ओके, आई डोंट नो, पहचान को हाइड करने से फायदा क्या होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्लासेस. आई हैव गॉट योर अप्रूवल, ठीक है. यू ऑल आर द होल सोल ओनर ऑफ द इंटायर SSCI Institute so far as the driver is concerned, and you all decide how it is to be undertaken. चलिए, so we are moving into the session, and इस session का सबसे main जो part है वो है international borrowing and investments. International borrowing and investments. Let me open the whiteboard slide and I'll then connect you to it. ठीक है. So I am discussing international investments. एंड अब जब मैं घुस गया हूं इसमें तो अब मैं किसी का जनरल डाउट्स नहीं देख रहा हूं. तो कोई सोचेगा सर इग्नोर कर रहे हैं, तो यस इग्नोर कर रहा हूं. एकदम करेक्ट सुने. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कमिंग. कॉन्सेप्ट, ओके, हो सकता है आपने उस समय किया हो जब मैंने पढ़ाया था, और हो सकता है किसी किसी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी हो गया हो और किसी किसी का नहीं हुआ हो, ठीक है. अगर ध्यान से सुनेंगे तो जिनका हो चुका ये कॉन्सेप्ट उनको फिर से अच्छा लगेगा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करके, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी लगेगा हाँ सर जो कराने वाले क्वेश्चन चलो उसके बारे में पहले बता दिए. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, जब एक यूएस इन्वेस्टर यूके स्टॉक को बाई करता है, व्हेन अ यूएस इन्वेस्टर बाइज अ यूके स्टॉक, से वोडाफोन का स्टॉक बाई कर रहा है, वोडाफोन इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, वोडाफोन यूके. तो व्हेन अ यूएस इन्वेस्टर इज बाइंग यूके स्टॉक, ही इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो. इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो, आपका मन है तो आप कॉपी कर सकते हैं और आपका नहीं मन है तो मत कॉपी कीजिए, जैसा आपका मन. ही इज इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट? पोर्टफोलियो ऑफ stock and the currency pound. Portfolio of stock and the currency pound, ठीक है. तो जब एक यूएस इन्वेस्टर यूके स्टॉक को बाई कर रहा है तो एक्चुअली पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है. पोर्टफोलियो में दो चीज है, एक तो वो स्टॉक और एक पाउंड करेंसी है, ठीक है ना. जबकि अगर यूके इन्वेस्टर यूके स्टॉक बाई कर रहा है, इंडियन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक बाई कर रहा है, तो वो केवल स्टॉक बाई कर रहा है, देयर इज नो करेंसी का एक्सपोजर, ठीक है. यूएस इन्वेस्टर यूके स्टॉक बाई कर रहा है तो स्टॉक प्लस करेंसी दोनों का एक्सपोजर है. पर यूके इन्वेस्टर यूके स्टॉक बाई कर रहा है तो केवल स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है, ओके, करेंसी का एक्सपोजर नहीं है. अकॉर्डिंगली जो इसका रिटर्न होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द यूएस इन्वेस्टर, दैट विल डिपेंड अपॉन स्टॉक का रिटर्न, जिसको अपने बोल सकते हैं लोकल मार्केट रिटर्न, LMR, लोकल मार्केट रिटर्न. करेंसी का रिटर्न जिसको बोल सकते हैं LCR, लोकल करेंसी रिटर्न. लोकल माने यूके, ठीक है. होम माने यूएस, यूएस यूके में लगा रहा है. लोकल मार्केट रिटर्न माने स्टॉक का रिटर्न,
और पाउंड का रिटर्न मतलब लोकल करेंसी रिटर्न, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से इसका रिटर्न आता है। यानी स्टॉक का रिटर्न अगर 14% हुआ इन पाउंड टर्म्स, स्टॉक का रिटर्न 14%, डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, 14%। और पाउंड जो है अगर 5% अप्रिशिएट हुआ, डबल फायदा, एक तो 14% स्टॉक ने रिटर्न दिया और 5% पाउंड अप्रिशिएट हुआ, तो अपना रिटर्न क्या होगा बताइए? 14% स्टॉक का रिटर्न और 5% पाउंड का रिटर्न। रौनक या और कोई भी ध्यान रखिए कि क्लास आपके अनुसार कंडक्ट नहीं होगी, क्लास मेरे अनुसार कंडक्ट होगी। तो अगर आप मेरे को गुमराह कर रहे हैं इनटू सम अदर टॉपिक एंड आई फील दैट आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड, तो आई विल जस्ट डिलीट यू और बैन यू फॉर अ मोमेंट राइट नाउ so as to ensure my fluency is better. You cannot divert me into anything else. Yes, I asked you. US investor invested in UK. The stock went up by 14% in pound terms and pound went up by 5%. So in that case, what is the expected return for the US investor investing in UK? I didn't get the answer. I hope speed बढ़ा दिया गया है। Telegram का 19.7% आंसर आ रहा है। 19.7 which is 14 plus 5 plus 5% of 14. 14 plus 5 plus 5% of 14, 19.7%. इसको फैक्टर से करेंगे तो इट इज 1.14 इंटू 1.05 माइनस 1. 1.14 into 1.05 minus 1 is equal to 19.7%. 19.7% रिटर्न है। ओके, 19.7% रिटर्न है। अगर वो अपने को पाउंड के बारे में नहीं बताता, डॉलर के बारे में बताता, यानी उसने बोला एलएमआर स्टॉक 14% बढ़ गया, वेरी गुड इन पाउंड टर्म्स, और डॉलर 5% गिर गया, डॉलर 5% गिर गया, पर हमारा इन्वेस्टमेंट करेंसी तो पाउंड है, हम लोग तो पाउंड में इन्वेस्ट किए हैं, उसको पाउंड के बारे में बोलना चाहिए था। तो इन दैट केस अपना आंसर होगा और ज्यादा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 1.14 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 1. 1.14 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 1. डॉलर गिरा माने पाउंड बढ़ा, डॉलर गिरा माने पाउंड बढ़ा। 1.14 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 1 अगर उसने डॉलर के बारे में बोला, ओके, 1.14 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 1 और ज्यादा आएगा, 19.7 से भी ज्यादा, 19.7 से भी ज्यादा, 19.7% से भी ज्यादा। मिस्टर ए डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, ठीक है। इफ यू डू नॉट गेट द मैसेजेस फॉर टेलीग्राम कब कौन सा लाइव क्लास होगा, तो यू शुड नॉट एट ऑल बी नोइंग ना कब लाइव क्लास हो रहा है, ठीक है। यू शुड रेस्ट। 20% रिटर्न, 20% रिटर्न, ठीक है, 20% रिटर्न, 20% रिटर्न। तीसरा पूछ रहा हूं, एलएमआर जो स्टॉक है वो 14% बढ़ा और पाउंड जो है वो 5% गिरा, ओके, पाउंड 5% गिरा, तो रिटर्न क्या है? जो स्टॉक है 14% बढ़ा और पाउंड 5% गिरा, पाउंड 5% गिरा, तो यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न क्या है? यूएस इन्वेस्टर का रिटर्न क्या है? स्टॉक 14% बढ़ा इन पाउंड टर्म्स और पाउंड 5% गिर गया, लॉस लॉस लॉस। व्हाट इज द डॉलर रिटर्न टू द यूएस इन्वेस्टर? यूएस इन्वेस्टर का क्या रिटर्न है? यस प्लीज, जोश दिखाओ प्लीज, आधे दम से क्लास मत करो वरना यूट्यूब में सो के कर लेना बाद में। 8.3%, 1.14 इंटू 0.95 माइनस 1, 1.14 into 0.95 minus 1, it is 8.3%, 8.3%, 8.3%. And last, अगर LMR लोकल मार्केट रिटर्न यानी स्टॉक 14% बढ़ा इन पाउंड टर्म्स और डॉलर 5% बढ़ा, डॉलर 5% बढ़ा, विच इज बैड फॉर अस, क्योंकि डॉलर बढ़ा तो पाउंड गिरा, डॉलर बढ़ा तो पाउंड गिरा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, निकालिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू, डॉलर बढ़ा तो पाउंड गिरा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 1.14. यस प्लीज, 1.14, 1.14, वेट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 1.14. आंसर नहीं आया है, डॉलर 5% बढ़ा है माने पाउंड गिरा है, तो 1.14 डिवाइड बाय
1.05 minus 1, 1.14 divide by 1.05 minus 1, 1.14 divide by 1.05 minus 1, which is coming to 8.57%. तो ये चार केसेस हैं. जो लोग कॉपी कर रहे थे और जो लोग नहीं कॉपी कर रहे थे वो लोग फोटो खींच रहे, फोटो छवि. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट टॉपिक चालू हुआ है. यूएस इन्वेस्टर यूके के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है. यूएस इन्वेस्टर यूके के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है. वो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दो चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, यूके स्टॉक में और करेंसी में जिसका नाम है पाउंड. स्टॉक का रिटर्न एलएमआर है, लोकल मार्केट रिटर्न. पाउंड का रिटर्न एलसीआर है, लोकल करेंसी रिटर्न. सर क्या एग्जाम में एलएमआर एलसीआर लिखना पड़ेगा? नहीं, नहीं लिखना पड़ेगा. तो सर क्यों आप बक रहे हैं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूं. लोकल मार्केट रिटर्न, लोकल करेंसी रिटर्न. फिर मैंने चार केस लिखाया. 14% स्टॉक बढ़ा, 5% पाउंड बढ़ा, तो 19.7%. ये केस 1 था. केस 2, 14% पाउंड बढ़ा पर डॉलर 5% गिरा. बढ़िया ही तो है. डॉलर गिरा माने पाउंड बढ़ा. तो मैथ्स है 1.14 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 1, तो 20% आया. थर्ड केस, स्टॉक 14% बढ़ा, पाउंड 5% गिरा. पाउंड तो इनटू होगा 1.14 इंटू 0.95 माइनस 1, 8.3%. चौथा केस, स्टॉक 14% बढ़ा और डॉलर 5% बढ़ा. डॉलर वेंट अप बाय 5%, मतलब पाउंड वेंट डाउन ना. 1.14 by 1.05 minus 1. This was return analysis. What was this? Return analysis in percentage terms. Return analysis in percentage terms. ये जो मैंने कराया, आप जब फॉरेन में इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न एनालिसिस इन परसेंटेज टर्म्स. परसेंटेज टर्म्स, रिटर्न एनालिसिस इन परसेंटेज टर्म्स. अमन आप जो बोल रहे हैं आईसीआई का, आपने बताया था, वो मैं 2 मिनट बाद बोलने वाला हूं. अमन जो आप इंडिकेट करें वो मैं 2 मिनट बाद बोलने वाला हूं. 2 मिनट बाद. ओके, 2 मिनट बाद बताने वाला हूं. रिटर्न एनालिसिस इन परसेंटेज टर्म्स. हैव अ फेथ इन मी as regards my intellect and as regards my sincerity. If you believe two things, that this person is intelligent and this person is honestly going to convey everything, तो आप जो भी मन में आ रहा है वो सब कम्युनिकेट हो जाएगा. ठीक है, ये दो चीज का विश्वास चाहिए आपके मन में कि आप बुद्धिमान आदमी से डील कर रहे हो और आप ऑनेस्ट आदमी से डील कर रहे हो. ठीक है, अब सुनिए. रिटर्न एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस in absolute terms. Absolute terms. वापस से रिटर्न चल रहा है इन एब्सोल्यूट टर्म्स. अब एब्सोल्यूट टर्म में जब चल रहा है तो राम कहानी बोलेगा. यूएस इन्वेस्टर कितना लाया? $1,00,000. देखिएगा, होप आप कॉपी कर रहे हैं. $1,00,000. उस समय एक्सचेंज रेट क्या था? एक्सचेंज रेट था डॉलर्स. एक्सचेंज रेट था डॉलर्स 1.30 पर पाउंड, या 4 डेसिमल ले लेता हूं. डॉलर्स 1.3045 पर पाउंड, ये रेट था. प्लीज कॉपी कर लीजिए. रेट था डॉलर्स 1.3045 पर पाउंड. पाउंड वाज द बेस करेंसी मेरे एग्जांपल में. अब क्या हुआ? आपका जो स्टॉक है ना, स्टॉक का दाम, stock price was pound. Suppose stock का जो प्राइस था that was pound 400. ठीक है ना. और स्टॉक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन पाउंड 14% है. ठीक है, मतलब स्टॉक का दाम बाद में हो जाएगा 400 इंटू 1.14. मैं एक बार डिविडेंड नहीं मान रहा हूं, डिविडेंड भी मान सकते थे, बट कितना झमेला घुसाए कि सब में. 400 इंटू 1.14 कितना? 400 इंटू 1.14 कितना? स्टॉक का दाम बाद में 1 साल बाद 400 से 14% ज्यादा कितना? 400 एंड 400 से 14% ज्यादा, 400 से 14% ज्यादा, 400 से 14% ज्यादा 456 पाउंड.
शेयर का दाम हो जाएगा 456 पाउंड, 456 पाउंड, ठीक है ना, 456 पाउंड। अब उसमें करेंसी में 4 केसेस दिया है, करेंसी में 4 केस दिया है। पहला केस दिया है पाउंड अप 5%, दूसरा केस डॉलर डाउन 5%, तीसरा केस पाउंड डाउन 5%, चौथा केस डॉलर अप 5%। ये 4 केस दिया है करेंसी में, पाउंड अप 5%, डॉलर डाउन 5%, पाउंड डाउन 5%, डॉलर अप 5%। तो ये सम को करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सबसे पहले ये जो डॉलर अमाउंट है $1,00,000 इसको पाउंड में चेंज करेंगे। चलिए चेंज कीजिए। तो $1,00,000 को पाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1.3045, 1 लाख डिवाइड बाय 1.3045, 1 लाख डिवाइड बाय 1.3045 कितना आ गया, 1 लाख डिवाइड बाय 1.3045। यूएस इन्वेस्टर पहले डॉलर को पाउंड में चेंज किया, 1 लाख डिवाइड बाय 1.3045, 1 लाख डिवाइड बाय 1.3045, ये आया 76657.72 पाउंड, 76657.72 पाउंड कन्वर्ट हो गया, डॉलर पाउंड में कन्वर्ट हो गया। यूएस वाला यूके में लगाएगा तो डॉलर को पाउंड में चेंज करेगा ना। स्टेप टू, अब ये पाउंड को स्टॉक में लगा दिया, तो 76657.72 डिवाइड बाई 400, उतना शेयर्स आया, और उतना शेयर्स को साल के एंड में 456 पे बेच दिया, तो कितना पाउंड मिला, 76657.72 बाई 400, उतना शेयर्स खरीदा और उतना शेयर्स को साल के एंड में 456 पे बेच दिया, तो डिवाइड बाई 400 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आया, साल के एंड में 456 पे बेचा, तो बेसिकली 14% बढ़ेगा, 14% ज्यादा आएगा। व्हाट इज इट कमिंग टू, 14% ज्यादा आएगा। व्हाट इज इट कमिंग टू, ये 14% ज्यादा आएगा। व्हाट इज इट कमिंग टू, 14% ज्यादा आएगा। व्हाट इज इट कमिंग टू, दिस इज कमिंग टू 87389.8, 87389.8। ओके, इतना पाउंड लास्ट में आएगा। अब इतना पाउंड को डॉलर्स में चेंज करेंगे, इतना पाउंड को डॉलर्स में चेंज करेंगे तो अपने को चाहिए ES1, इतना पाउंड को डॉलर्स में चेंज करेंगे तो अपने को चाहिए ES1, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है जो मैं अमन को बोल रहा था, ध्यान दे। सीए इंस्टीट्यूट क्या करती है, अगर एक्सचेंज रेट 1.3045 डॉलर्स पर पाउंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सब समझ जाएगा, एम्बिग्विटी ध्यान रखे तो बढ़िया ना। जब S1 निकालना है तो सीए इंस्टीट्यूट पाउंड 5% बढ़े या डॉलर 5% गिरे, दोनों ही को एक ही मानता है, ये दोनों को वो एक मानता है, वो मानता है पाउंड 5% बढ़ा है, और वो लोग इंटू 1.05 करते हैं, वो लोग बेस के हिसाब से करते हैं। पाउंड 5% बढ़ा तो जाहिर है इंटू 1.05 होगा, पर डॉलर अगर 5% गिरा तो एक्सचेंज रेट को डिवाइड बाय 0.95 करना चाहिए, पर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वेदर पाउंड 5% बढ़ा या डॉलर 5% गिरा, दोनों ही केस पे वो लोग इंटू 1.05 करते हैं। सर हम लोग को भी ऐसे ही करना है क्या, तो फिर बोल रहा किस लिए हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं। एक्सचेंज रेट जब भी आपको निकालना है बाद का, और आपको अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, आपको बेस के अनुसार सोचना है। तो अगर वो न्यूमरेटर करेंसी का बोला तो आपको सोचना है न्यूमरेटर गिरेगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, या न्यूमरेटर बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर गिरेगा। ये चीज क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला हुआ है और अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली ये वाला सेकेंड पार्ट में भी पाउंड डाउन 5%, तो दो ही केस होगा। ओके, दो ही केस होगा, देयर विल बी ओनली 2 केसेस, देयर विल बी ओनली 2 केसेस। ओके, देयर विल बी ओनली 2 केसेस, तो देयर विल बी ओनली 2 केसेस। पाउंड 5% बढ़ा, ओके, फर्स्ट केस, और पाउंड 5% गिरा सेकेंड केस, तो अपना एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2 will be 1.3045 into 1.05, 1.3045 into 1.05,
1.3045 into 1.05. What is it? 1.3045 into 1.05. Yes, please. 1.3045 into 1.05. 1.3045 into 1.05 equal to 1.36973. तो 1.36973 ये एक्सचेंज रेट आया है 1.3697 या 973 व्हाटएवर. तो ये 3 हटा देता हूं, 4 डेसिमल लेता हूं. 1.3697. तो अकॉर्डिंगली ये जो पाउंड था इसको इस रेट पे बेच दिए तो 87,389.8 87,389.8 इंटू 1.3697 कितना डॉलर्स? 87,389.8 इंटू 1.3697 कितना डॉलर्स? 87,389.8 इंटू 1.3697 तो कितना डॉलर्स? 87,389.8 इंटू 1.3697 कितना डॉलर्स? कितना डॉलर्स? So this is 119,697.8 इतना डॉलर्स आया. स्टोरी खत्म. 1,00,000 डॉलर स्टार्ट किए थे और 1,19,697 हो गया. सो द रिटर्न इज व्हाट? 19,697.8 बाय 1,00,000 इंटू 100 विच इज 19.7%. तो रिटर्न क्या आया? 19,697.8 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100 विच इज 19.7%. अभी जो शॉर्टकट से आया था परसेंटेज टर्म्स में 19.7% अपना रिटर्न आ गया. ओके 19,697.8 कमाए 1,00,000 लगा के तो 19,697.8 बाय 1,00,000 इंटू 100 19.7%. बट अनफॉर्चुनेटली जो केस 2 था जिसमें आंसर 20% आना चाहिए था, जहां पे डॉलर 5% गिरा, उसमें भी आंसर इंस्टीट्यूट का 19.7 है. यहां देख लीजिए ये वाला जो किए थे, यहां पे जब डॉलर 5% गिरा था, 1 मिनट, हाँ जब डॉलर 5% गिरा था तो 20% आंसर आया था ना. पर जब सीए इंस्टीट्यूट करेगा तो सीए इंस्टीट्यूट आंसर को केस 1 के जैसे करेगा. ठीक है, तो वो लोग का आंसर 19.7% ही आएगा. तो सर अपने को एग्जाम में परसेंटेज तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, या फिर एग्जाम में अपने को इस तरीके से करना है, एब्सोल्यूट में करना है या अपने को परसेंटेज में करना है? सर एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में अगर आपको शेयर का दाम, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए, एक्सचेंज रेट क्या था, शेयर का दाम, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए, एक्सचेंज रेट क्या था, ये तीनों नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप परसेंटेज के हिसाब से करेंगे. बोल रहा हूं शेयर का दाम, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए थे और परसेंटेज, स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ है, स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ है. आप ये ध्यान रखिए, बेसिकली स्पॉट रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो आप परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, पर अगर स्पॉट रेट दिया हुआ है तो आप एब्सोल्यूट में करेंगे. अगर स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ है तो आप परसेंटेज करेंगे, फैक्टर इनटू फैक्टर या फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर. और अगर नहीं दिया हुआ है अपने को, सॉरी अगर अपने को दिया हुआ है स्पॉट रेट तो अपने एब्सोल्यूट में करेंगे, तो अपने एब्सोल्यूट में करेंगे. ये था रिटर्न एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस. ठीक है, ये था रिटर्न एनालिसिस. ठीक है, मैं केस 2 और केस 3 कर रहा नहीं हूं. केस 2 और केस 3 में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इनटू 0.95 आएगा. केस 2 और केस 3 में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इनटू 0.95 आएगा. ठीक है ना, आई एम नॉट डूइंग दैट. ओके, रिस्क एनालिसिस. रिस्क एनालिसिस में एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो in the case of foreign investment is variance of stock plus variance of currency plus 2 into R into SD of stock into SD of currency. Risk का formula variance of stock plus variance of currency plus 2 into correlation into SD of stock into SD of currency. This is the formula. जो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर चुके हैं उनको याद आएगा, ये मार्कोविट्स का फॉर्मूला है. वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस. जो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर चुके हैं उनको याद आएगा
ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मार्कोविट्स का फॉर्मूला एमपीटी, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू आर इंटू एस डी। ओके, तो ये पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है। सर इसमें वेट्स क्यों नहीं आता है? आया है ना, वेट्स आया 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, वेट्स आए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सर 1 वेट क्यों हो गया? बिकॉज जो भी अमाउंट था $1,00,000 पूरा का पूरा अमाउंट पाउंड में लगाया है, तो पाउंड का वेट क्या पूरा 100%, और वो पूरा पैसा लगाया है स्टॉक में, तो स्टॉक का भी वेट क्या 100%। ठीक है, इसलिए 1 स्क्वायर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में 60% लगाया, करेंसी में 40%, स्टॉक में 80%, करेंसी 20%, वैसा नहीं, पूरा पैसा स्टॉक में, पूरा पैसा करेंसी में लगाया है। तो वेरिएंस ऑफ स्टॉक प्लस वेरिएंस ऑफ करेंसी प्लस 2 इंटू आर इंटू एस डी ऑफ स्टॉक इंटू एस डी ऑफ करेंसी। सर क्या ये अभी तक आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, ये चीज अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, तो सर आप क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज आ सकता है, इट इज चैलेंजर सीरीज गोइंग ऑन। ये फॉर्मूला पोर्टफोलियो में किया हुआ है, ये फॉर्मूला सिंस किया हुआ है, इसको करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, एकदम इजी बात है। वेरिएंस ऑफ स्टॉक प्लस वेरिएंस ऑफ करेंसी प्लस 2 इंटू आर इंटू एस डी ऑफ स्टॉक इंटू एस डी ऑफ करेंसी। ठीक है ना, तो यही सम्स मॉडल टेस्ट पेपर 5 में दिए हुए हैं। चलिए सम्स में आते हैं। मेरे को करीबन 20-25 मिनट हो गया, आई थिंक, यस, करीब आधे घंटे हो गया कराते हुए, और मैंने आधे घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट करवाया है, और अब मैं उसका प्रैक्टिस करा रहा हूं मॉक टेस्ट पेपर 5 के थ्रू। 5 मॉक टेस्ट पेपर शेयर हुए थे, ठीक है, और उसके अलावा चैलेंजर सीरीज का 3 हैंड आउट शेयर हुआ है। 5 मॉक टेस्ट पेपर शेयर हुए हैं और 3 चैलेंजर सीरीज का हैंड आउट शेयर हुआ है। अगर आप ये कर लेते हैं तो फॉरेक्स में इसके बाहर कैसे हो सकता है कुछ? एवरीथिंग इज कवर्ड, और वैसे तो स्काई इज द लिमिट। ठीक है, वैसे तो स्काई इज द लिमिट। ठीक है, ओके, चलिए, सो अकॉर्डिंगली अपने सम्स पे आते हैं। तो आई एम गोइंग टू मॉक टेस्ट पेपर 5। और इसके अंदर पहले परसेंटेज वाला सम्स करवा रहा हूं, परसेंटेज वाला सम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, फुल स्क्रीन कर रहा हूं इसको। अ यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर decided to invest in an Indian security with a beta of 1.2। यूएस वाला इंडिया में लगा रहा है। इंडिया रूपी जो है वो लोकल करेंसी है, यूएस डॉलर होम करेंसी है। यूएस वाला इंडिया में लगा रहा है, रुपया से मतलब है रुपया से, कि रूपी को क्या होता है। स्टॉक का बीटा 1.2, स्टैंडर्ड डिविएशन 15% स्टॉक का। रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो आरएम इज 15% आरएम। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ इज 8% इन इंडिया। आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा कर दीजिए। 8 + 7 इंटू 1.2, 8 + 7 इंटू 1.2, 8 + 7 इंटू 1.2 expected return in rupee terms as per CAPM equal to RF plus RM minus RF into बीटा। तो जो स्टॉक का रिटर्न है 8 + 15 minus 8 into 1.2, 16.4%। तो अगर एक इंडियन इन्वेस्टर स्टॉक में लगाता है, इंडियन इन्वेस्टर, तो 16.4% कमाता। एलसीआर कुछ नहीं, एलएमआर ही एलएमआर, ये मैं एलएमआर बोल रहा था, एलएमआर। अब बात आता है रुपया क्या हुआ, रुपया बढ़ा या गिरा? बिकॉज यूएस वाला रुपया में ही पैसा लगाया और स्टॉक में भी। सो अकॉर्डिंगली, एक सेकेंड,
हाँ, अकॉर्डिंगली आगे लिखा हुआ है इंडियन रूपी इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट बाय 4% इन द नेक्स्ट 1 ईयर. रुपया 4% गिरेगा, इट्स बैड फॉर द यूएस इन्वेस्टर. ओके, रुपया 4% डाउन, LCR -4%. ओके, रुपया डाउन 4%. देयरफॉर क्या पूछा है, you are required to calculate expected return in dollar if the FII holds the investment for 1 year. Okay, so expected return is equal to 1.164 into 0.96 minus 1. 1.164 into 0.96 minus 1. 16.4% कमा रहे हैं स्टॉक में, 4% लूज कर रहे करेंसी में. ठीक है, तो 1.164 into 0.96 minus 1. Yes, please. 1.164 into 0.96 minus 1. 1.164 into 0.96 minus 1. 11.74% approx. 11.74% approx. 11.74% approx. ठीक है, 11.74% approx. तो आप लोग 4 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. सुनिए, सपोज यूएस का इन्फ्लेशन दिया हुआ है 2%, इंडिया का इन्फ्लेशन दिया हुआ है 5%. पहला क्वेश्चन, यूएस का नॉमिनल रिटर्न. दूसरा क्वेश्चन, यूएस का रियल रिटर्न. पहला क्वेश्चन यूएस का नॉमिनल रिटर्न, यूएस इन्वेस्टर का. दूसरा क्वेश्चन यूएस वाले का रियल रिटर्न. फिर इंडिया वाले का नॉमिनल रिटर्न और इंडिया वाले का रियल रिटर्न. यस प्लीज. यूएस वाले का नॉमिनल रिटर्न वो तो निकल चुका है. यूएस वाले का नॉमिनल रिटर्न 11.74%. यूएस वाले का नॉमिनल रिटर्न 11.74%. पर जब यूएस वाला 11.74% कमा के अपने घर गया, ओके, तब यूएस में चीजों का दाम 2% बढ़ चुका है. जब यूएस वाला $100 लगाया था और $111.74 लेके यूएस में गया, अगर $100 लगाया था, $111.74 उसको मिला और वो शॉपिंग करने गया, तो चीजों का दाम 2% बढ़ चुका है. तो रियल मायने में वो 11.74 नहीं कमाया ना, कमती कमाया है. कितना? यूएस वाला 11.74% कमा के जब यूएस में शॉपिंग करने गया तो देखा कि परचेजिंग पावर गिर चुका है, सामान का दाम बढ़ चुका है, और वो रियल मायने में 11.74 नहीं कमाया. ठीक है, कितना कमाया? वो कमाया 1.1174 डिवाइड बाय 1.02 माइनस 1. ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर, बिल्डिंग ब्लॉक, फर्स्ट क्लास. When you want to remove inflation from a nominal rate, it's 1 plus nominal by 1 plus inflation minus 1. Domestic Fisher's equation. Domestic Fisher equation. 1 plus nominal divided by 1 plus inflation minus 1. नॉमिनल से इन्फ्लेशन हटाने का तरीका, हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है. 1.1174 डिवाइड बाय 1.02 माइनस 1, इट्स कमिंग टू व्हाट? 1.1174 डिवाइड बाय 1.02 माइनस 1, इट्स कमिंग टू व्हाट? 9.54% आंसर आ रहा है. तो यूएस वाला रियल मायने में 9.54% कमाए. ओके, वो जो सामान खरीद सकता था 1 लाख से, वो सामान का दाम तो बढ़ गया ना, 1,02,000 हो गए. तो ऑल्दो उसके पास 1,11,740 रुपया है, $740, पर सिंस सामान का दाम बढ़ गया है तो वो केवल 9.54% परचेजिंग पावर उसका बढ़ पाया. 9.54%. इंडियन इन्वेस्टर का नॉमिनल रिटर्न 16.4%. स्टॉक का जो रिटर्न है, इंडियन इन्वेस्टर का नॉमिनल रिटर्न 16.4%. तुमने शेयर मार्केट में 1 साल पैसा लगाया इंडिया में, 16.4% कमाया. इंडियन इन्वेस्टर का रियल रिटर्न 1.164 डिवाइड बाय 1.05 माइनस 1. क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर जब तक कमाया शेयर मार्केट में, तब तक इंडिया में चीजों का दाम 5% बढ़ चुका है.
तो 1.164 डिवाइड बाय 1.05 द होल थिंग माइनस 1. 1.164 डिवाइड बाय 1.05 द होल थिंग माइनस 1. इंडियन इन्वेस्टर. 1.164 डिवाइड बाय 1.05 द होल थिंग माइनस 1. 10.86%. ओके, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा मैंने करा दिया सम में कि सपोज यूएस वाले का नॉमिनल रिटर्न रियल रिटर्न पूछा है, इंडिया वाले का नॉमिनल रिटर्न रियल रिटर्न पूछा है. रियल मतलब आपको नॉमिनल में से इन्फ्लेशन हटाना है. कोई चाहे तो माइनस भी कर सकता है, -2, पर वो अप्रॉक्स हुआ. मैं एक्यूरेट करवा रहा हूं. एग्जाम में अगर आया तो इंस्टीट्यूट -2 करे कि डिवाइड करेगी मेरे को नहीं पता, मैं करेक्ट वाला करवा रहा हूं. ठीक है, काफी बार इंस्टीट्यूट चीजों को एडिटिव मॉडल में कर देती है. ठीक है ना, तो आई डू नॉट नो व्हाट द इंस्टीट्यूट विल कम इफ इट कम्स. तो ये एक प्रैक्टिस हुआ इजी सम का. इसमें केवल रिटर्न था, रिस्क वाला पार्ट नहीं था. आई होप कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सर जो एसडी दिया हुआ 15% वो तो काम ही नहीं आया. हाँ, नहीं आया काम, बिकॉज रिस्क पूछा ही नहीं है. जो एसडी दिया हुआ 15% काम ही नहीं आया. यस, बिकॉज रिस्क पूछा ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए. Question number 5. Look at the sum. A foreign institutional investor, I think some of you will prefer that my face is also seen. Okay. A foreign institutional investor is planning to invest $10 million in Indian security with a beta of 1.4. Same चीज. FII इंडिया में पैसा लगा रहा है एक स्टॉक में जिसका बीटा 1.4 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 10%. स्टॉक का एसडी. Holding period is 1 year. Current rupee dollar exchange rate is ₹48 per dollar. डॉलर नीचे दिया है. FII expects rupee to depreciate against dollar by 4%. रुपया 4% गिरेगा माने डॉलर 4% बढ़ेगा. सीए इंस्टीट्यूट ऐसे ही करता है. रुपया ऊपर वाला करेंसी, रुपया 4% गिरेगा माने डॉलर 4% बढ़ेगा. तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होगा बताइए. रुपया 4% गिरेगा माने डॉलर 4% बढ़ेगा. तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होगा बताइए. रुपया 4% गिरेगा माने डॉलर 4% बढ़ेगा. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 year? आई एम वेटिंग. रूपी विल डेप्रिशिएट बाय 4%, बट द बेस करेंसी इज डॉलर. दैट मीन्स डॉलर विल अप्रिशिएट बाय 4%. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट? आई एम वेटिंग प्लीज. 48 into 1.04. You can't do 48 by 0.96. Although 48 by 0.96 is conceptually correct, you have to do 48 into 1.04. 49.92. So 49.92 is the expected spot rate after 1 year. 49.92 is the expected spot rate after 1 year. ठीक है, 49.92. आगे बोला है with a volatility of 8%. करेंसी का एसडी 8%. काम आएगा रिस्क निकालने में. करेंसी का एसडी. Expected return from market portfolio is 12%. RM. Standard deviation of market portfolio is 9%. Irrelevant. Standard deviation of market. सेंसेक्स का एसडी यहां काम का नहीं है. ओके, सेंसेक्स पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, स्टॉक में लगा रहे हैं. तो एसडी ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो 9% काम का नहीं है. भूल के यूज हो सकता है. आप सोचेंगे जो दिख रहा है यूज कर लें. कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज रेट इज 0.15. काम का है. Risk free rate is 6%. You are required to calculate the expected return and risk for the FII. पहले रिस्क निकाल दें. चलिए पहले रिस्क निकाल देते हैं. Risk of the portfolio is equal to root over variance of stock plus variance of exchange rate. लिख रहा हूं exchange rate या currency. Variance of stock plus variance of currency plus 2 into R into SD of stock into SD of currency. 2 into R into SD of stock into SD of currency. 2 into R into SD of stock into SD of currency. ठीक है, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से डिराइव्ड है. वैसे डेरिवेशन से क्या करोगे? इट्स लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. एक एक्स्ट्रा r लग जाता है, बट उसको ऐसे नहीं बोल सकते. इट इज अ फुल डेरिवेशन. सो अकॉर्डिंगली एसडी ऑफ द स्टॉक था अपना सेकेंड लाइन में 10%. एसडी ऑफ द करेंसी था फिफ्थ लाइन में 8% और कोरिलेशन 0.15 है. 10 8.15. 10 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 8 पूरे का स्क्वायर रूट, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 8, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 8, तो इट्स कमिंग टू 13.71%। इसी को तो बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। 10 और 8 18% रिस्क होना चाहिए था, 10% स्टॉक का, 8% करेंसी का, रिस्क 18% आना चाहिए था, बट बिकॉज कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है, R1 नहीं है, 0.15 है, तो रिस्क कटा और SD 13.71 आया है, जो बच्चा कंसेप्चुअली पढ़ता है। ठीक है, अगर कोरिलेशन 1 होता, अगर यहां 1 पुट करते तो ये हो जाता A प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, और 10 प्लस 8 18% आंसर आता, बट सिंस कोरिलेशन 0.15 है तो रिस्क कट गया और SD 13.71% आया है। 13.71% is the SD of the portfolio, 13.71% SD of the portfolio। ठीक है, अब रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकालना है कौन से तरीके से निकाले, परसेंटेज वाइज निकालें या एब्सोल्यूट वाइज, प्लीज बताइए कैसे निकालें। जो रिटर्न निकालना है वो कैसे निकाले, परसेंटेज वाइज की एब्सोल्यूट वाइज। जो रिटर्न निकाला है वो कैसे निकाले, परसेंटेज वाइज की एब्सोल्यूट वाइज। रिटर्न को कैसे निकाले, परसेंटेज वाइज की एब्सोल्यूट वाइज। रिटर्न को इस सम में इंस्टीट्यूट क्या चाहेगी अपने, कैसे निकाले, परसेंटेज वाइज की एब्सोल्यूट वाइज। देख लीजिए, स्पॉट रेट दिया हुआ है ₹48 पर डॉलर, तो मैंने बोला था अगर स्पॉट रेट दिया रहेगा इस टाइप के सम में तो आपको एब्सोल्यूट वाइज निकालना है, आपको परसेंटेज वाइज नहीं निकालना है, एब्सोल्यूट वाइज, बिकॉज स्पॉट रेट दिया हुआ है 48 पर डॉलर। पूरा कहानी दिखाना पड़ेगा कि पहले यूएस वाला डॉलर को रुपया में चेंज किया, फिर रुपया से स्टॉक खरीदा, उस पर क्या कमाया, उसके बाद वो पूरा रुपया को बदला डॉलर्स में, तो डॉलर्स लास्ट में आया, शुरू में लाया था, क्या रिटर्न है। ओके, परसेंटेज वाइज नहीं चलेगा। फिर आपने सुना क्या सतीश और बलवंत, मैंने बोला कि अगर सम में, पिछला सम देख लीजिए एक बार जिससे आपको समझ में आएगा, सॉरी पिछले सम में आपको समझ में आएगा, 1 मिनट दिखा रहा हूं। ये जो सम था इसमें अपने को स्पॉट रेट वगैरह दिया हुआ नहीं था, तो वी हैड टू डू द सम एज अ परसेंटेज। पर इस सम में दिया हुआ है कितना अमाउंट लगाए, क्या एक्सचेंज रेट है, तो इसको एब्सोल्यूट वाइज करना पड़ेगा। अब ये मत पूछना सब परसेंटेज वाइज कर दिए तो वो लोग मार्क्स काटेगा क्या, पूरा काट देगा, बिकॉज उस चोमू को समझ में नहीं आएगा, वो अपने टाइम पे कभी इस तरह का सम किया नहीं होगा। ठीक है ना, उसके लिए नया होगा, कच्चा पक्का करने में बिजी है वो। ठीक है, तो उसको ये सब आता नहीं है। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। स्टेप 1 कन्वर्ट डॉलर्स टू रूपी, डॉलर्स को रुपये में बदल रहे हैं, तो 10 बिलियन डॉलर्स को 48 के रेट पे, 10 मिलियन डॉलर्स को 48 के रेट पे इक्वल टू ₹480 मिलियन, ₹480 मिलियन, ₹480 मिलियन। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न इन रूपी टर्म्स एज पर CAPM, तो स्टॉक का रिटर्न क्या होगा इन रूपी टर्म्स एज पर CAPM, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, ओ सॉरी ये 480 है ना, हाँ ठीक है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो RF क्या है अपना, 6% है, पैराग्राफ का लास्ट लाइन, RF 6% है, RM क्या है, RM 12% है, 7th लाइन, 6, 12 और बीटा क्या है 1.4 है, 6, 12 और 1.4, तो 6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 1.4, 6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 1.4, 14.4% रिटर्न है। इंडियन इन्वेस्टर ये कमाता, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर को तो करेंसी से मतलब नहीं है, इंडियन इन्वेस्टर ये कमाता 14.4%। नंबर 3, therefore expected rupee proceeds ईयर एंड में रुपया कितना आएगा,
ईयर एंड में रुपया आएगा 480 मिलियन इंटू 1.144, 480 मिलियन प्लस 14.4%, 480 मिलियन प्लस 14.4% रुपया आएगा, रुपया 480 प्लस 14.4%, बोलिए 480 प्लस 14.4% कितना आएगा? 480 प्लस 14.4%, 480 प्लस 14.4%, 480 प्लस 14.4%, 6912 मिलियन। केवल रिटर्न नहीं पूछ रहे थे, टोटल पूछ रहे थे कितना आएगा। 6912 मिलियन आएगा। 480 प्लस 14.4%, तो 6912 मिलियन आएगा। अब इसको डॉलर में चेंज करेंगे तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर 48 इंटू 1.04। वो लोग बोला रुपया गिरेगा मतलब डॉलर बढ़ेगा, रुपया गिरेगा मतलब डॉलर बढ़ेगा। वही 6912 तो रॉन्ग है ना शायद। 480 इंटू 1.144 ये आ रहा है 549.12। आई एम सॉरी 549.12 मिलियन आ रहा है। तो कौन बोल रहा था बीच में ये सब फिगर? I don't know from where I got the figure. 549.12 million, sorry. 549.12 million. 480 plus 14.4%. 549.12 million आया था और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर तो आप लोग बोले थे 49 पॉइंट क्या 49.92 एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर 49.92 49.92 तो कन्वर्ट करें तो एक्सपेक्टेड डॉलर इनफ्लो ईयर एंड एक्सपेक्टेड डॉलर इनफ्लो ईयर एंड इक्वल टू 549 पॉइंट क्या था 12 डिवाइडेड बाय 49.92 549.12 डिवाइड बाय 49.92 549.12 डिवाइड बाय 49.92 लास्ट में कितना डॉलर आएगा 549.12 डिवाइड बाय 49.92 यस 549.12 डिवाइड बाय 49.92 $11 million. People are saying $11 million. Story khatam. Therefore, expected return in dollar terms equal to 11 minus 10 upon 10 into 100. So 10% return है. Okay, although stock का return 14.4% है, but currency धोखा दे दिया ना, उस कारण से उसका return 10% है. So 10% is the expected return in dollar terms. Expected return in dollar terms is 10%. Okay, expected return in dollar terms is 10%. 10%. तो ये एब्सोल्यूट का प्रैक्टिस हो गया अपना. सिंस स्पॉट रेट दिया हुआ है, हम लोग सम को एब्सोल्यूट तरीके से करेंगे, फैक्टर के तरीके से नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट के तरीके से. फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने दो चार और सम्स ऐसा दे दिया, जैसे कि ऐसा नहीं रहे कि सर केवल 2 ही सम प्रैक्टिस हुआ था. तो आई हैव गिवन सम मोर सम्स ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम सम है. यू कैन राइट 6 सेम एज 5. यू कैन राइट ओवर देयर 6 सेम एज 5. क्वेश्चन नंबर 7 सेम सम है. 7 सेम एज 5. 7 सेम एज 5. क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम सम है, केवल स्पॉट रेट इसमें 1 साल बाद दिया हुआ है और सेंसेक्स का भाव दिया हुआ है. तो वो जो डिवाइड बाय प्राइस इनटू प्राइस करेंगे निकालने के लिए कि बाद में कितना रुपया हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. वैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं. 6 7 तो एग्जैक्टली सेम था. क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं, ठीक है ना. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 लेट्स रीड आउट.
यूएस इन्वेस्टर परसेंटेज टर्म्स में सम को नहीं करना है, परसेंटेज टर्म्स में सम को नहीं करना है, नहीं करना है, बिकॉज परसेंटेज टर्म में सम को करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। क्यों नहीं मैच होगा? बिकॉज परसेंटेज टर्म्स में तो हम लोग करेक्ट तरीके से करेंगे ना, रुपया जो गिरा तो डिवाइड बाय 0.96 करेंगे, तो आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज टर्म में सम को नहीं करना है। फिर से बोल दूं, परसेंटेज टर्म में इस सम को जो लास्ट सम किए थे उसको करके वेरीफाई नहीं करना है, बिकॉज एक्सचेंज रेट गलत निकाला हुआ है ना, इंटू 1.04 माने, तो इसलिए परसेंटेज टर्म में सम को करके वेरीफाई नहीं करना है। आई कांट रिपीट अगेन। ओके, a US investor chose to invest in Mumbai Sensex for a period of 1 year with a view to earn a nominal return of 12%. The relevant information is given below. 12% कैसे बोल दिया पहले से ही? I don't know, let's see. Size of investment $5 lakh, नहीं $50 lakh, $50 lakh लगा रहा है, $5 million। एक साल पहले स्पॉट रेट 46.5/55, तो $50 लाख को पहले इंटू 46.5 रुपया में बदला। $50 लाख को पहले एक साल पहले 46.5 में रुपया में बदला इंटू 46.5। स्पॉट रेट नाउ लास्ट में जाके जो रुपया आएगा उसको 43.55 से डिवाइड करेंगे। ओके, लास्ट में जाके जो रुपया आएगा उसको 43.55 से डिवाइड करेंगे। डॉलर जोर से गिर गया माने रुपया जोर से बढ़ गया, बम्पर प्रॉफिट हुआ इसको। डॉलर जोर से गिर गया है मतलब रुपया जोर से बढ़ गया है, डबल प्रॉफिट हुआ है इस पर्सन को। ठीक है, सेंसेक्स 1 ईयर अगो 5855, सेंसेक्स नाउ 6087, यानी आपको मानना पड़ेगा वो सेंसेक्स पे पैसा लगाया था। सेंसेक्स को शेयर सोचिए, थिंक ऑफ द सेंसेक्स एज अ शेयर, तो उस पे पैसा लगाया था, वो 5855 से 6087 हो गया। यूएस में इन्फ्लेशन 2%, इंडिया में 6%, मतलब वो रियल रिटर्न पूछने वाला है। Compute nominal return to US investor, real return for US investor, nominal return for Indian investor, real return for Indian investor। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर में 12% कोई काम का नहीं है, ऊपर में 12% कोई काम का नहीं, रेलेवेंट है बिकॉज सारा इंफॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग। रिटर्न का समय, स्टेप 1, कन्वर्ट डॉलर्स टू रुपी, तो 50 लाख इंटू जो बिड रेट था 46.5, 50 लाख इंटू 46.5, 50 लाख इंटू 46.5, लैक्स में ही कर दो ये वाला पार्ट। 50 इंटू 46.5 कर रहा हूं, इक्वल टू 2325 लैक्स आ रहा है क्या? यार है ₹2325 लैक्स, मैंने लैक्स में कर दिए। 50 लाख इंटू 46.5, 2325 लैक्स। आई होप यू आर ओके। पहले डॉलर को रुपया में चेंज किया, कोई बोल रहा है 232.5 लैक्स, मेरे ख्याल से 2325 लैक्स आ रहे हैं। हाँ, मिलियन में बोला तो अलग बात है। ठीक है, तो 2325 लैक्स, कोई 23.25 लैक्स बोल रहा है, गलत बोल रहे हो यार। 50 लाख है, 50 लाख, लो कंफ्यूज हो रहे हो तो ये 50 लाख इंटू 46.5, 2325 लैक्स। नंबर 2, इन्वेस्ट इन सेंसेक्स एंड सेल एट ईयर एंड। आज सेंसेक्स खरीद लो और बाद में उसको बेच देना, तो 2325 डिवाइड बाय सेंसेक्स एक साल पहले 5855 और अभी 6087, तो डिवाइड बाय 5855 इंटू 6087, एक मिनट, डिवाइड बाय 5855 इंटू 6087, बताइए कितना आ रहा है रुपया। 2325 को सेंसेक्स में लगाए 5855 पे और सेंसेक्स को एक साल बाद बेच दिए 6087 पे, क्या आया? 2325 डिवाइड बाय 5855 इंटू 6087, सो 2417 पॉइंट, क्या तो 2417.13,
lakhs, 2417.13 lakhs आ रहे, 2417.13 lakhs लास्ट में आएगा। ये जो आया इससे लास्ट पे डॉलर खरीदेंगे, इससे लास्ट पे डॉलर खरीदेंगे। तो स्टेप 3, कन्वर्ट रूपी टू डॉलर। तो 2417.13 डिवाइड बाय, तो डॉलर खरीद रहे हैं एक साल बाद 43.55, डॉलर खरीद रहे हैं एक साल बाद तो दिख रहा होगा 43.55। ओके, डॉलर खरीद रहे एक साल बाद, तो डिवाइड बाय 43.55, डिवाइड बाय 43.55, तो दिस डिवाइड बाय 43.55, 55.5 lakhs basically, 55.5 lakhs. Therefore, the return in dollar terms, जो फर्स्ट आंसर है, नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर। ओके, नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर, लैंग्वेज लिखते हैं नॉमिनल रिटर्न टू यूएस इन्वेस्टर 5.5 by 50 into 100, 5.5 by 50 into 100, 11%, 5.5 by 50 into 100, 11%, 5.5 by 50 into 100, 11% रिटर्न। नंबर 2 पूछ रहा है रियल रिटर्न। तो जब तक 11% कमाया तब तक यूएस में इन्फ्लेशन हो गया, तो यूएस में इन्फ्लेशन कितना दिया हुआ है, 2%। यूएस में इन्फ्लेशन 2% दिया हुआ है, तो वैसे तो 11 में से 2 गया, बट मल्टीप्लिकेटिव करें तो 1.11 by 1.02 minus 1, 8.82%, 1.11 by 1.02 minus 1, 8.82%, 11 में से 2 हटा दिए डिवाइड करके, अप्रॉक्स बोलेंगे तो 9% ही बोल सकते हैं। नंबर 3, नॉमिनल रिटर्न टू इंडियन इन्वेस्टर। तो इंडियन इन्वेस्टर का तो वही रिटर्न होगा जो सेंसेक्स का परसेंटेज चेंज हुआ है, 6087 हो गया ना सेंसेक्स, 6087 माइनस 5855 डिवाइड बाय 5855 इंटू 100। ओके, एक शेयर खरीदा 5855 में, 6087 पे बेच दिया। एक शेयर खरीदा 5855 पे, सोचो 6087 पे बेच दिया, तो रिटर्न क्या है, 6087 माइनस 5855 डिवाइड बाय 5855 इंटू 100, 6087 माइनस 5855 डिवाइड बाय 5855 इंटू 100, 6087 माइनस 5855 डिवाइड बाय 5855 इंटू 100। यस प्लीज। 3 कोई 86 बोल रहा है, कोई 96। ओके, 3.96%। इंडियन इन्वेस्टर 3.96% अर्न किया, बट जब तक इंडियन इन्वेस्टर अर्न किया तब तक चीजों का दाम बढ़ गया। सो रियल रिटर्न फॉर इंडियन इन्वेस्टर शायद नेगेटिव हो गया होगा, क्योंकि वो 3.96 कमाया और इन्फ्लेशन हो गया 6%। सोचो, चीजों का दाम 6% बढ़ गया, उसका 1 लाख बन गया 1,03,000 कुछ, पर सामान खरीदने गया तो सेम सामान का दाम 1,06,000 है, तो एक्चुअली तो ब्याज दिया है ना। इक्वल टू 1.0396 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 1, 1.0396 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 1, तो नेगेटिव रिटर्न आएगा ऑफकोर्स इंटू 100, नेगेटिव रिटर्न आएगा, तो 1.92% नेगेटिव। ओके, नॉट सरप्राइजिंग, क्या स्टॉक मार्केट में नॉमिनल रिटर्न ही नेगेटिव होता है, तो रियल का तो बात ही क्या है। कोई लगाता है स्टॉक मार्केट में 20% नेगेटिव रिटर्न आता है और इन्फ्लेशन के कारण और 22, 23, 24% हो जाता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव 1.92%, नेगेटिव 1.92%, नेगेटिव 1.92%। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
Question number 9. An Indian investor purchased securities on New York Stock Exchange when the exchange rate was 46.5. इंडिया वाला यूएस पे लगा रहे हैं, इंडिया वाला यूएस में, यू कैन रिलेट मोर, अपने बाहर लगा रहे हैं, तो डॉलर इज द फॉरेन करेंसी. तो एक्सचेंज रेट 46.5 था, वो गिर के 45.75 हो गया, डॉलर में गिरावट, तो अपने को नुकसान होगा. 46.5 से 45.75, डॉलर कितना गिरा निकालो, तो डेप्रिसिएशन लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. नंबर 9 में परसेंटेज डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर निकाल लो प्लीज. जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 46.5 इंटू 100. डॉलर 46.5 से गिर के 45.75 हो गया, तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, डॉलर 46.5 से गिर के 45.75 हो गया, तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. तो दोनों में डिफरेंस डिवाइड बाय 46.5 इंटू 100, 1.613%. परसेंटेज डेप्रिसिएशन इन डॉलर इक्वल टू 1.61%. ओके, डॉलर का जो गिरा डिवाइड बाय 46.5 इंटू 100. उसके बाद सॉरी, इफ द परसेंटेज रिटर्न ऑन अमेरिकन सिक्योरिटीज -20%. क्या डूबे हैं, जो स्टॉक को हाथ लगाए वो 20% गिर गया और करेंसी 1.61% गिर गया फर्स्ट केस में. ओके, तो जो LMR है, LMR वो है -20% और जो LCR है वो -1.61%. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, 0.8 इंटू 0.9839 -1 द होल इंटू 100. आई होप ऑड नहीं लग रहा होगा. ऑड केवल उसी को लग रहा होगा जिसको रिटर्न बनाना नहीं आता है. नेगेटिव का रिटर्न तो 1 से कम होता है ना. अगर 20% पॉजिटिव होता तो 1.2 का फैक्टर होता है. 20% नेगेटिव मतलब एक लगाए थे 1.2 नेगेटिव, तो 0.8 बन गया. और -1.61 का फैक्टर 0.9839. तो जिनको फैक्टर बनाने में तकलीफ नहीं है उनको कोई इशू नहीं होगा, जिनको तकलीफ है उनको इशू पे इशू होगा. 0.8 इंटू 0.9839 द होल थिंग -1 द होल थिंग इंटू 100 -21.3% अप्रॉक्स, -21.3% अप्रॉक्स, -21.3% अप्रॉक्स. -21.3% अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड रिटर्न. उसके बाद सेकेंड केस में क्या बोला है, ओ करेंसी 50% बढ़ गया, बहुत ही बढ़िया. करेंसी नहीं, स्टॉक LMR 50%, जो स्टॉक में हाथ लगाए थे 50% बढ़ गया. मे बी वन ऑफ द फैंग्स, द फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये लोग सब बढ़ रही है. और LCR था अपना -1.61%. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू 1.5 इंटू 0.9839 होल थिंग -1 होल इंटू 100. सो भयंकर रिटर्न स्टॉक में हुआ, ऑल्दो करेंसी नेगेटिव है बट बहुत बढ़िया रिटर्न हुआ है. 1.5 इंटू 0.9839 द होल थिंग -1 द होल इंटू 100. 1.5 into 0.9839 whole thing -1 the whole into 100. 47.59% करीबन अप्रॉक्स 47.59%, 47.59%, 47.59%. तो ये सारा इन्वेस्टमेंट का सम था, ये सारा इन्वेस्टमेंट का सम था, ये 4-5 सम्स इन्वेस्टमेंट का था. अब ऐसा नहीं है कि क्लास में करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का सम कराया हुआ, नहीं कराया हुआ है.
बट और भी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है ना, बिकॉज रिसेंटली इन सब का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है. करेंसी ऑफ बोरोइंग. बोरोइंग किसके लिए? शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म 3 महीना 6 महीना के लिए, या लॉन्ग टर्म 3 साल 6 साल के लिए. जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है वही तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है. जो फॉरेन करेंसी बोरो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वही तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है. ठीक है, पहले इस पे ध्यान देते हैं. जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करते हैं अपने, उसमें अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए. कितना पैसा चाहिए? रिक्वायरमेंट ₹500 करोड़. 500 करोड़ चाहिए फॉर 6 मंथ्स. हाँ, तो पवन जा रहा है अपने को छोड़ के, 1 घंटा हो गया ना, वो जा रहे हैं, ठीक है ना पवन. ओके पवन, आप बाकी का क्लास जो है वो वीडियो में देख लेना. तो इंडियन कंपनी जो है उसको रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ रुपया का, 500 करोड़ रुपया का फॉर 6 मंथ. अब वो सोच रहा है क्या चीज में बोरो करे, रुपया में बोरो करे, या डॉलर में बोरो करे, या पाउंड में बोरो करे. कौन से करेंसी में बोरो करे? अगर वो रुपया में बोरो करेगा तब तो कोई करेंसी रिस्क है नहीं, सीधा जो ब्याज लगना है उसके हिसाब से कितना चुकाना पड़ेगा. ठीक है, अगर वो डॉलर में बोरो करेगा या पाउंड में बोरो करेगा, तो उस केस में पहला बात है कितना बोरो करेगा. तो यू टेल मी, अगर रुपी पर डॉलर का जो स्पॉट रेट है, रुपी पर डॉलर वो दिया हुआ है 72.30/72.50. हाँ, तो कितना बोरो करेगा प्लीज बताइए. 72.30, 72.50. 500 करोड़ रुपया इंडियन कंपनी को चाहिए. अगर वो डॉलर बोरो करने वाला है तो इन दैट केस वो कितना डॉलर्स बोरो करेगा जिससे 500 करोड़ रुपया आज उसके हाथ में आ जाए. 500 करोड़ रुपया चाहिए तो कितना डॉलर बोरो करेंगे जिससे कि 500 करोड़ रुपया आज हम लोग को मिल जाए, बताइए. तो 500 डिवाइड बाय 72.3 होगा या 500 डिवाइड बाय 72.5? 500 डिवाइड बाय 72.3 होगा या 500 डिवाइड बाय 72.5? ओके, अपने डॉलर बोरो करेंगे जिससे हमको रुपया मिल जाए. डॉलर बोरो करेंगे जिससे हमको रुपया मिल जाए. कौन सा एक्सचेंज रेट यूज होगा, 72.3 या 72.5? 72.3 या 72.5? 72.3 यूज होगा. और यहां पे बहुत जन मिस्टेक करते हैं, बिकॉज वो लोग सोचते हैं बाई कर रहे हैं डॉलर, बाई नहीं कर रहे, बोरो कर रहे हैं. और मेरा क्लास में बहुत स्ट्रेस देके बोला हुआ है, वी आर बोरोइंग डॉलर, यू बोरो एट एन इंटरेस्ट रेट. आप 6% 5% पे बोरो करें. अब डॉलर आपके हाथ में है, अब डॉलर को बेचेंगे तो ही तो रुपया मिलेगा. तो अगर डॉलर बोरो कर रहे हैं तो डॉलर को बेच रहे जिससे रुपया मिले. अगर डॉलर बोरो कर रहे हैं तो डॉलर को बेच रहे जिससे रुपया मिले. और उसके ऊपर बार बार डाउट लोग पूछते रहते हैं, सर कैन यू वंस अगेन एक्सप्लेन दैट पार्ट प्लीज. सिंपल है, वी आर बोरोइंग डॉलर, वी आर नॉट बाइंग डॉलर. सो आफ्टर बोरोइंग डॉलर व्हाट आर यू डूइंग? वी आर सेलिंग डॉलर टू गेट रुपया. तो 72.3 यूज होगा. तो 500 बाई 72.3 उतना डॉलर बोरो करेंगे जो भी इंटरेस्ट हुआ, तो पता चल जाए कितना लौटाना है. अब जितना लौटाना है डॉलर, जितना लौटाना है डॉलर, उसको जो भी फॉरवर्ड आस्क रेट है उस पर बाई करेंगे फॉरवर्ड. या अगर कवर नहीं किया तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पे, बिकॉज बोरो कर लिया, आप चुकाना पड़ेगा. चुकाने के बाद आपका मन, आप उसको फॉरवर्ड कवर करोगे या आप नो कवर करोगे, वो डेटा पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो विकास बोल रहा है सब बोरो करके बेचना है. एकदम सही, डॉलर को बोरो करके बेचना है. ठीक है, तो बेचना है मतलब बिड रेट 72.3. तो अमाउंट टू बी बोरोड गलती नहीं आ जाए, उसके बाद संभाल लेंगे. सर इतना बोरो की, या ब्याज के साथ कितना चुकाना उसको, या तो फॉरवर्ड बाय या बाद में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पे बाय. ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. दैट्स द टोन ऑफ डूइंग द सम. ठीक है, अब रौनक बोल रहे हैं नवंबर 19 बैच में ये सम नॉट डन इन क्लास.
आई थिंक 2002 से सीए फाइनल पढ़ा रहा हूं और तब से आज तक करेंसी ऑफ बोरिंग हमेशा कराए है, ठीक है। 2002 से लेके अभी तक करेंसी ऑफ बोरिंग हमेशा करवाए, हमेशा आज तक, ठीक है ना, करेंसी। और ये सब मैंने क्या हुआ, ये तो अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको कितना याद है कितना याद नहीं है उससे कुछ कर नहीं सकते, और अभी कुछ ऑडिट या प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक है। यू बी इन योर ओन मूड, देयर इज नो इश्यू। वैसे ही पाउंड का हुआ, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कराया तो अभी कर लीजिए, अच्छा है ना। तो ऐसे एसएफएम चैलेंजर सीरीज का कोई तो सार्थकता हुआ, वरना सारा कराया हुआ करा रहे थे, आपका टाइम वेस्ट जा रहा था, ठीक है। तो अभी कराऊंगा तो कम से कम आपका कुछ तो फायदा हो रहा है, वरना आपका टाइम वेस्ट हो रहा था। लेट्स कम टू द सम। द ट्रेजरर एट एन इंडियन कंपनी रिक्वायर्स ₹10 million for 6 months, 10 million रुपया का रिक्वायरमेंट है। He is exploring various options of financing and has collected the following information. तो रूपी पर डॉलर, रूपी पर पाउंड दिख रहा है, इसका मतलब अगर डॉलर बोरो करेंगे तो 10/46.9, पाउंड बोरो करेंगे तो 10/65.35, क्योंकि बोरो करके बेचना है, सही बोला वो जो बोला था, ओके। बोरो करके डॉलर बेचना है तो बेचेंगे 46.9 पे, तभी तो 10 मिलियन आएगा। या पाउंड बोरो करके बेचना है तो 10/65.35। आगे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मंथ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। आपको याद है ना, ये इंटरेस्ट रेट 6 महीने का या पर एनम है। ये जो इंटरेस्ट रेट है 12, 4 और 5, ये पर एनम है, मतलब डिवाइड बाय 2 करना है, या इसको 6 महीने का मानना है। जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट रेट को अपने को 6 महीने का मानना है और डिवाइड नहीं करना है, या फिर इसको पर एनम मान के डिवाइड बाय 2 करना है। ये जो इंटरेस्ट रेट है 12, 4 और 5, इसको अपने को पर एनम मानना है। केवल एक सम था मेरे याददाश्त के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन हेजिंग में, जिसमें इस तरह से 3 मंथ इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था, 6 मंथ इंटरेस्ट रेट, और इंस्टीट्यूट ने डिवाइड बाय 4 या डिवाइड बाय 2 नहीं किया, और हम लोग वो मार्क किए थे एम्बिगुअस, बिकॉज वो 4 बार रिपीट आ चुका, उसको वैसे ही करना था। केवल एक सम है एसएफएम में जिसमें वो लोग पर एनम नहीं माना है, ठीक है, मेरे याददाश्त के अनुसार, ठीक है। तो उसको एम्बिगुअस मार्क किए थे, उसको वैसे ही करना पड़ेगा। यू कांट से कि सर आप ही तो बोले थे सब चीज को पर एनम मानना है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जहां पे अपना बोला हुआ चीज नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइड अपने को यहां पे 2 से करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द ट्रेजरर इन विच करेंसी टू बोरो इफ ही कवर्स द रिस्क इन द फॉरवर्ड मार्केट। अगर वो कवर करेगा तो बताइए कौन सा करेंसी बोरो करे। पार्ट बी, कीप्स द पोजीशन ओपन, कवर नहीं करेगा तो बताइए कौन सा करेंसी बोरो करे। तो 3 ऑप्शन है, रुपया बोरो करे या डॉलर बोरो करे या पाउंड बोरो करे। स्टार्ट करते हैं। रूपी बोरो, तो 10 मिलियन इंटू 1.06, रुपीज 10.6 मिलियन आंसर। रूपी बोरो, ओके। रूपी बोरिंग में 10 मिलियन रुपया बोरो किए, 12% बाई 2, 12/2 6% पे, तो चुकाना पड़ेगा 10 इंटू 1.06। नो कवर, कोई कवर ओवर का बात ही नहीं है, खुद का करेंसी बोरो किए। डॉलर बोरो किए तो 10 मिलियन डिवाइड बाय 46.9, बिकॉज डॉलर को बोरो करके बेच रहे हैं, 10/46.9, तो इतना डॉलर बोरो किए। कौन से रेट पे? डॉलर का बोरिंग रेट 4/2 दिख रहा है, 4/2 इक्वल टू 2%, 4/2, तो लौटाना है इंटू 1.02, और जो लौटाना है उसको फॉरवर्ड बाई कर रहे हैं, जो लौटाना है उसको फॉरवर्ड बाई कर रहे हैं। फॉरवर्ड बाय, डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट बताइए, डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट बताइए, डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट बताइए। बोर्ड पे दिख रहा है डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट। मैं अभी हेज कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट कवर्स द एक्सचेंज रिस्क इन फॉरवर्ड मार्केट, तो डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट दिख गया होगा, डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट दिख रहा होगा, डॉलर का फॉरवर्ड बाइंग रेट
46.95 प्लस 0.9, 47.85, वेरी गुड. 46.95 प्लस 0.9, 47.85, तो इंटू 47.85 लिख रहा हूं एक बार, और एक बार लिख रहा हूं, और जो पार्ट बी के लिए कवर नहीं करते तो कौन सा रेट है? पार्ट बी के लिए कीप्स द पोजीशन ओपन, तो कौन से रेट पे बाई करेंगे? अगर कीप्स द पोजीशन ओपन है तो कौन से रेट पे बाई करेंगे प्लीज? अगर कीप्स द पोजीशन ओपन है, कीप्स द पोजीशन ओपन, तो कौन से रेट पे बाई करेंगे? 47.55. अगर कीप्स द पोजीशन ओपन है तो बाई करेंगे 47.55. दिख रहा है? ओके, बिकॉज मैं तो यहां डिस्कस कर रहा हूं ना, सजा रहा नहीं हूं. सजाया हुआ सॉल्यूशन आपसे शेयर किया हुआ है. इंटू 47.55, तो दो आंसर आया. बताइए ये वाला आंसर क्या है, ये वाला आंसर क्या है? तो 10 बाई 46.9 इंटू 1.02 इंटू 47.85. फॉरवर्ड कवर का आंसर क्या है? मैं भी कर रहा हूं जिससे कि मिस्टेक नहीं हो जाए. 10 इंटू 1.02 इंटू 47.85. एक मिनट. 10 इंटू 1.02 इंटू 47.85 डिवाइड बाय 46.9. ये आ रहा है मेरा 10.4067. हाँ, 10.41, करेक्ट. रुपीज 10.41 मिलियन. और ये वाले में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते 47.55 से और डिवाइड कर देते हैं 47.85 से. नो कवर में 10.34 आ रहा है. 10.34, ये 10.34 आ रहा है नो कवर में. नो कवर वैसे पार्ट बी का आंसर होगा. नो कवर वैसे पार्ट बी का आंसर होगा. ठीक है, तो पार्ट ए में डॉलर बोरिंग का आंसर ये है, पार्ट बी में डॉलर बोरिंग का आंसर ये. आपको पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा. सॉल्यूशन में ठीक से कराया हुआ है मेरा. और वैसे ही पाउंड का करेंगे. पाउंड बोरिंग में दोनों आंसर बताइए तो. ओके, मैं ये कर रहा हूं. कैल्सी में करके बता दीजिए पाउंड बोरिंग में दोनों आंसर. मल्टीपल चॉइस की जैसे करो ना सीए फाउंडेशन. पाउंड बोरिंग में फॉरवर्ड कवर का आंसर वेट कर रहा हूं. लिख के मत करना, दम हो तो वर्बली कर देना, वर्बली कैल्सी पे. सीए फाउंडेशन जैसा इज्जत दो इसको, ठीक निकलेगा तेजी से. पाउंड बोरिंग में फॉरवर्ड कवर का आंसर, पाउंड बोरिंग में फॉरवर्ड कवर का आंसर. कैल्सी में डायरेक्ट करो, दिखाओ अपना दम. पाउंड बोरिंग में फॉरवर्ड कवर का आंसर 10 divided by 65.35 the whole into 1.025 into 66.4. तो 10.41 मिलियन, 10.4146 मिलियन आ रहा है. 10.4146 मिलियन फॉरवर्ड कवर में पाउंड में. ओके, 10 डिवाइड बाय 65.35. पाउंड करेंगे अगर ऑल्टरनेटिव 3, 10 बाय 65.35 इंटू 1.025 इंटू 66.4 था शायद. एक मिनट, एकदम सही है. तो ये आ रहा है फॉरवर्ड कवर में आंसर आ रहा है अपना 10.41 मिलियन अप्रॉक्स. और अगर अपने कवर नहीं करें तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है 66.95. तो 66.95 लेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 10.5 मिलियन आ रहा है. थिंग्स बिकम रियली वेरी इजी if you start understanding it and doing it like CA Foundation. Can you do it like CA Foundation in the exam? No. In the exam you have to decorate. Step 1, amount to be borrowed itna. Step 2, interest rate itna. Therefore amount to be repaid itna. Therefore forward cover itna. Therefore outflow itna. सजाना पड़ेगा, ठीक है. बट घर पे फास्ट कैसे करें, वो ये तरीका है. फास्ट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि समय नहीं है आपके पास. आप जब एक महीने पहले रिवाइज कर रहे हैं, खासकर एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके पास हौले लिख लेके करने का समय नहीं है. कैल्सी रफ वर्क शुड बी योर फोकस.
once you have understood the concept. Invest your time in understanding. Do not invest your time in writing. Account subject होता है जहां पे बहुत ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस किया जाता है, कॉलम टानना है, बैलेंस शीट मिलाना है. एसएफएम वैसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस किया जाता है. ऑफ कोर्स किसी किसी को प्रैक्टिस आईपीसीसी से भूत सवार है तो कुछ हो नहीं सकता है, बट आई डोंट मीन सो. ठीक है, तो आई फील दैट अगर आप समझें, रफ वर्क करें और कैल्सी में आंसर मैच करें वो बेटर है. देख के मत करें, देखने नहीं बोलो आंसर को, हाँ ठीक है वो नहीं, खुद करें, कैल्सी पे करें, रफ वर्क से करें. ठीक है, तो इससे डिसाइड हो जाए कौन सा करेंसी बोरो करें. ठीक है, विल बी डिसाइडेड दैट वे. ये क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्शन है, सॉल्यूशन देख के पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्शन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग द लोन वो 0.78 होगा और रिपेमेंट ऑफ द लोन 0.9 होगा, रिवर्स होगा. ओके, ये दिया 0.9 से 0.78 हो गया, नहीं 0.78 से 0.9 हो गया, 0.78 से 0.9 हो गया, अप्रिशिएट हुआ है. और सॉल्यूशन में मिस्टेक है, उस पर डेप्रिशिएट वर्ड लिखा हुआ है, अप्रिशिएट होगा. क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग द लोन 0.78 है, ऑन द डेट ऑफ रिपेइंग द लोन 0.9 है, उल्टा है. शुरू में 0.78 है, फिर 0.9 है और अप्रिसिएशन होगा. सॉल्यूशन में भूल के मैंने डेप्रिसिएशन लिख दी है, मैं भी चेक किया था जब मैं क्लास के पहले चेक कर रहा था. ठीक है, अप्रिसिएशन होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का 0.78 से 0.9 हुआ, अप्रिसिएशन. सॉल्यूशन करेक्ट किया हुआ, केवल वर्ड गलत है, उसमें डेप्रिसिएशन भूल के वर्ड आ गया, अप्रिसिएशन होगा, वरना सम सेम है. क्वेश्चन नंबर 13 3 साल का ईसीबी का सम है. क्वेश्चन नंबर 13 3 साल का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का सम है. क्वेश्चन नंबर 13 3 साल का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का सम है. देखें क्वेश्चन नंबर 13. An Indian company in its bid to improve the scale of operations required a loan of $3 lakh. तो इंडियन कंपनी यहां डिसाइड कर चुका डॉलर लोन लेगा $3 लाख. द कंपनीज बैंकर अग्रीड टू अरेंज द लोन with the condition that the loan is to be repaid with interest by making equated annual installments of US 1,12,000 at the end of each year for a period of 3 years after receipt of the loan. तो $3 लाख को कैसे चुकाना है? 1/12 इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट. आपके नॉलेज के लिए इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट नॉर्मली कैसे निकलते हैं? अगर 1 लाख का लोन है, 0 पे 1 लाख का लोन है और 1 पे 2 पे और 3 पे अपने को x लौटाना है. अगर 1 लाख का लोन है और 3 लाख का लोन है ना, 3 लाख का लोन है, x लौटाना है, तो x का प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख के बराबर होना चाहिए. तो अपने को 3 लाख को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है. जैसे लोन का रेट अगर 9% है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 9% का एन्युटी फैक्टर करते हैं टू फाइंड आउट द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट. ये कैपिटल बजटिंग में सीए इंटर में करते थे, एसीसी. ओके, लाइफ डिस्पैरिटी मशीन, एक 3 साल का मशीन, एक 5 साल का मशीन, दोनों का कॉस्ट निकाल के डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर करते थे, तो निकलता था एनुअल कैपिटल चार्ज, एसीसी. याद आ रहा होगा. तो लोन का इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए अपने डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर करते हैं तो पता चलता है अपने को पर इंस्टॉलमेंट. खैर ये मेहनत करवाया नहीं है, ये बोला हम कर चुके, 1,12,000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट आया है, तो अपने से निकलवाया नहीं है. क्लियर है आपको? अगर लोन का इंटरेस्ट रेट दिया रहता और इंटरेस्ट इंक्लूसिव इंस्टॉलमेंट में चुकाना है तो इंस्टॉलमेंट क्या होता? 3 लाख डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर. 3 लाख डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर. आर यू ओके विद दिस? 3 लाख डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर. बट अपने को करना नहीं पड़ा बिकॉज इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 1/12 ओके, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 1/12 ब्याज के साथ. ठीक है, ओके. चलिए, तो बोल रहे हैं अपने को 3 लाख का 1/12 चुकाना है. द करेंट एक्सचेंज रेट इज 47.7. तो आज कितना रुपया आया बताइए? करेंट एक्सचेंज रेट 47.7, तो कितना रुपया आया आज घर पे? करंट एक्सचेंज रेट 47.7, तो आज घर पे कितना रुपया आया?
करंट एक्सचेंज रेट 47.7, तो आज घर पे कितना रुपया आया? करंट एक्सचेंज रेट 47.7, तो आज घर पे कितना रुपया आया? 3 लाख इंटू 47.7, 3 लाख इंटू 47.7 रूपी इनफ्लो 143.1 लाख, 143.1 लाख रुपया आज आया। और इस पे कोई कॉस्ट लगता ना, अपफ्रंट फीस वगैरह, तो लेस हो जाता, ठीक है ना, पर वैसा कुछ दिया नहीं है, तो 143.1 लाख रुपया आया। 143.1 लाख रुपया आया। कोई फीस दिया रहता है ना, शुरू में चार्ज करता है ना बैंक लोग, प्रोसेसिंग फी वगैरह, तो कट जाता, पर वो दिया हुआ नहीं है, तो 143.1 लाख रुपया आया। इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 4%, यूएस में 2.5%, तो अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर पैरिटी कौन सा करेंसी अप्रिशिएट होना चाहिए? इन्फ्लेशन इंडिया में 4%, यूएस में 2.5%, तो अकॉर्डिंग टू पीपीपी विच करेंसी शुड अप्रिशिएट? इन्फ्लेशन रेट 2.5% यूएस, 4% इंडिया, अकॉर्डिंग टू पीपीपी विच करेंसी शुड अप्रिशिएट? यूएस। पीपीपी बोलते हैं जिस करेंसी का इन्फ्लेशन कम है वो करेंसी अप्रिशिएट होना चाहिए, तो यूएस शुड अप्रिशिएट अगेंस्ट रूपी, डॉलर शुड अप्रिशिएट अगेंस्ट रूपी। दिख रहा है आपको? इंडिया का इन्फ्लेशन 4% है, यूएस का केवल 2.5% है, तो डॉलर को अप्रिशिएट होना चाहिए, ठीक है ना। द एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ऑफ रूपी इन द फर्स्ट ईयर 1%, next 2 years depreciation of rupee 2% and 3% on a year on year basis. सरप्राइजिंग। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पूरा सुनिए, ठीक से ध्यान दीजिएगा। अगर सम से ये लाइन को उड़ा देता हूं, प्लीज ठीक से ध्यान दीजिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट। अगर सम से ये पूरे लाइन को उड़ा देता हूं, द एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ये पूरा स्टेटमेंट को उड़ा देता हूं, तो सम हो जाता ना, बिकॉज अपने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पीपीपी से निकाल लेते। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 2 ईयर, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 3 ईयर्स, अपने पीपीपी से निकाल सकते थे, करेक्ट है। पर उसके बजाय वो बोल रहे नहीं, रूपी इतना अप्रिशिएट होगा, इतना डेप्रिशिएट होगा वगैरह। तो जब वो ये बात बोल दिया तो इन्फ्लेशन वाला पार्ट निरर्थक हो गया, इन्फ्लेशन वाला पार्ट बिकम्स इररेलेवेंट, ओके, बिकॉज दे हैव सेड रूपी कितना डेप्रिशिएट अप्रिशिएट होगा, तो इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। पर अगर अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं देता तो अकॉर्डिंगली अपने पीपीपी से एक्सचेंज रेट निकालते, ठीक है। फाइनली अगर बोलता एक्सपेक्टेड रियल अप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रियल REAL, रियल अप्रिसिएशन, तो अपने पीपीपी लगा के उस पर अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगाते। आई रिपीट, अगर अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं देता तो अपने पीपीपी से निकालते एक्सचेंज रेट। अगर अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दे दिया तो इन्फ्लेशन से मतलब नहीं, अपने डायरेक्ट निकालेंगे। अगर रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन देता तो हम लोग पीपीपी लगाते हुए अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगाते। इज इट ओके? तो एक काम करते हैं, सुनिएगा, जो सम सॉल्व किया हुआ है बुक में, जो सम सॉल्व किया हुआ है मेरे द्वारा, उसमें रियल वर्ड तो था नहीं, तो मैंने वैसे सॉल्व किए। आप प्लीज अपने कॉपी में लिख दीजिए अभी कि फर्स्ट पैरा लास्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट पैरा लास्ट स्टेटमेंट आप कॉपी में लिख दीजिए। सम को एडिट कर रहे हैं, सम एडिटेड, कुछ तो फायदा हो क्लास करने का। सम एडिटेड, फर्स्ट पैरा लास्ट स्टेटमेंट, सपोज रियल अप्रिसिएशन ऑब्लिक डेप्रिसिएशन given. First para last statement, suppose real appreciation depreciation given. तो बहुत ज्यादा खराब बात हो जाएगा, कोई स्टूडेंट का डाउट आता है तो कि सर आपने क्लास पे जो कराया था और जो सॉल्यूशन दिया है वो अलग है। अरे क्लास में सम को चेंज कर रहा हूं ना, मान रहा हूं कि रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सपोज रियल दिया हुआ है, ये वर्ड रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब पीपीपी के अनुसार जो आना है वो आएगा और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या होगा, ठीक है। वापिस पीछे जा रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स इन रुपीज टू द कंपनी। तो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालने के लिए अपने को IRR निकालना पड़ेगा। तो IRR में तो पैसा लगाते थे, फिर आता था ना प्रोजेक्ट में, तो आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो। जब पैसा बोरो करते हैं तो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो।
इनफ्लो अभी आया, आउटफ्लो इतना इतना जाएगा, कौन सा रेट है जो दोनों को बराबर करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड, आईआरआर का भाई, आईआरआर का भाई, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली लेट्स सॉल्व द सम। चलो, ES1 इज इक्वल टू, स्पॉट रेट क्या था 47.7 था, 47.7 इंटू 1.04 बाय 1.025, ये पीपीपी के अनुसार आया। और फर्स्ट ईयर रूपी एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट इन रियल टर्म बाय 1%, तो रूपी अप्रिशिएट होगा माने डॉलर डेप्रिशिएट, तो इंटू 0.99 याद ही है, सीए इंस्टीट्यूट बेस करेंसी के हिसाब से करता है। रूपी अप्रिशिएट मतलब डॉलर डेप्रिशिएट, तो लिखा था रूपी 1% बढ़ेगा, तो मैंने डॉलर को 1% गिरा दिया है। देख लो, रूपी 1% अप्रिशिएट होगा मतलब डॉलर 1% गिरेगा, तो पीपीपी लगाने के बाद डॉलर को 1% गिराया है। बताइए एक्सचेंज रेट क्या आ रहा है, बताइए एक्सचेंज रेट क्या आ रहा है। ये मेरे सॉल्यूशन शीट से मैच नहीं करेगा, बिकॉज मैं यहां पे इन्फ्लेशन लगा के लगा रहा हूं, और सॉल्यूशन में मैंने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया है बिकॉज रियल वर्ड नहीं लिखा हुआ था। बताइए ये क्या आ रहा है, वेट कर रहा हूं, शायद टेलीग्राम का स्पीड स्लो चल रहा है। काफी आश्चर्य लगता है, 11,581 मेंबर्स है, 830 ऑनलाइन है टेलीग्राम पे, तो बहुत सारे जन केवल क्लास कर रहे होंगे विदाउट पार्टिसिपेटिंग ऑन टेलीग्राम। 47.91। अब ES2, चलो ES2 आप लोग निकालो, ES2 आप लोग निकालो ES1 के हेल्प से। लैंग्वेज देख लेना, सेकेंड ईयर में रूपी 2% रियल डेप्रिशिएट हो रहा है, सेकेंड ईयर में रूपी 2% रियल टर्म में डेप्रिशिएट हो रहा है। ES2 निकालो प्लीज, ES2 इन्फ्लेशन लगा के रूपी 2% रियल टर्म्स में डेप्रिशिएट हो रहा है। ES2 गिवन द लैग, अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का। ES2 का आंसर किसी का नहीं आया है। ओ जगनप्रीत बोल रहा है 108 की वॉचिंग है सर यूट्यूब पे, तो सब जन बाद में करने वाले स्टूडेंट्स है, चलो बढ़िया। ओके, ES2 जो है वो नहीं आया है। दिस इज 47.91 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 1.025 और डिवाइड बाय 1.025 और इंटू रूपी डेप्रिशिएट मतलब डॉलर अप्रिशिएट इंटू 1.02। अगर आपने ये किया है तो आंसर शायद 49.58 आ रहा है। 47.91 जो एक्सचेंज रेट था, 1 से 2 निकालेंगे ना, कोई कोई लोग 0 से 2 निकाल दिए हैं। 47.91 जो फर्स्ट ईयर का आया उससे लेके सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, तो इंटू 1.04 1.025 पीपीपी और फिर इंटू 1.02, बिकॉज रुपया गिरेगा तो डॉलर बढ़ेगा। 49.58 है। चलो ES3 निकाल दो, ES3 निकाल दो, तो 49.58 इंटू 1.04 बाय 1.025 इंटू 1.03। फिर से जूही, पूरा का पूरा राम कहानी खत्म हो गया, तुमने फिर से वही पूछा। सीए इंस्टीट्यूट जो है रूपी के हिसाब से नहीं करता है, सीए इंस्टीट्यूट बेस करेंसी डॉलर के हिसाब से करता है। रुपया गिर रहा है मतलब डॉलर बढ़ रहा है, उसके हिसाब से करते हैं वो लोग। रूपी डेप्रिसिएशन मतलब डॉलर अप्रिसिएशन, तो डिवाइड बाय 0.98 करना चाहिए था कंसेप्चुअली, पर हम लोग इंटू 1.02 से किए। 49.58 इंटू 1.04 बाय 1.025 इंटू 1.03। This is 51.82, 51.82, तीनों एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ गया। ठीक है, अब इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। इनफ्लो क्या था 3 लाख इंटू 47.7, ये इनफ्लो था शुरू में, तो आज ही खड़ा है, पीवी करना नहीं है। आउटफ्लो है 1,12,000
1,12,000, 1,12,000 3 बार है ना, तो कॉमन ले लें 1,12,000। तो अमन बोल रहा है व्हाट इफ इंस्टीट्यूट चेक्स कंसेप्चुअली दिस टाइम, तो दोनों तरह से करके आना, मेरे को तो पता नहीं ना इंस्टीट्यूट क्या करेगा, तुम बता दो मैं क्या कर रहा हूं। अमन बोल रहा है व्हाट इफ इंस्टीट्यूट चेक्स कंसेप्चुअली दिस टाइम, तो मैं क्या कर रहा हूं ये बता दो, अगर तुम होते मेरी जगह तो क्या करते। आई कांट हेल्प ना, तो मैं तो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा हूं बेस्ड अपॉन द इम्परफेक्शंस दैट आर देयर इन द इंस्टीट्यूट एंड बेस्ड अपॉन विच मार्क्स विल बी अचीव्ड। नहीं हो सकता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, तो 2 बार करके आना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन टू इट। तो 1,12,000 इंटू 47.91 डिवाइड बाय 1 प्लस आर प्लस 49.58 बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 51.82 by 1 plus r the whole cube. थ्री लाख इंटू दिस इक्वल टू 1,12,000, 3 बार है ना, तो 1,12,000 कॉमन ले लिया मैंने। अब ये आर निकालना है, अब ये आर निकालना है। जिसने जिसने डेरिवेटिव कर रखा है, जिसने ओ अमन बोल रहा है दिस इज करेक्ट, आई डोंट नो क्या बोल रहा है, दिस इज करेक्ट, आई डोंट नो, ठीक है, खैर उसको ध्यान नहीं देते हैं। आई हैव स्पोकन व्हाट आई हैव स्पोकन। आपको पता है करेक्ट कौन सा है, डिवाइड बाय 0.98 करना। इनकरेक्ट कौन सा है, जैसे मैंने करवाया है, जो इंस्टीट्यूट आज तक करता है। फिर आपका खुद का रिस्क लेवल है, आप जो भी करना है, स्पीड है, दोनों तरह से करके आना, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं उसमें। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, डाइवर्ट कर रहे कि जिन्होंने डेरिवेटिव किया है IRM, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उन लोग को याद है कि डेरिवेटिव में एक टॉपिक है IRM में जिसका नाम है कैप एंड फ्लोर। कैप एंड फ्लोर में इसी तरह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकालना पड़ता है। कैप एंड फ्लोर एक टॉपिक है, इसी तरह निकालना पड़ता है। उस पर इंस्टीट्यूट क्या करता है, आर को ऐसे निकालने के बजाय, इनफ्लो आउटफ्लो करने के बजाय, वो लोग टोटल पैसा जोड़ देता है जो चुकाए, टोटल पैसा जो राइट साइड में है उसमें से माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज आ गया, वो ब्याज डिवाइड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड में है इंटू 100 इंटू 1/3, ठीक है, पर एकदम गलत है वो, तो आई विल नॉट एडवाइज। तो मेरे ख्याल से जो करना चाहिए वो करना चाहिए ये, आर कैसे सोचे, हाउ टू गैस आर, गैस कैसे करें आर को। ओके, गैस मन से करना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट लोन का दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो परहैप्स अपने 10% से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट, मैं नहीं जा रहा हूं उस पर, ठीक है। तो यू हैव टू गेस लेट आर इक्वल टू वॉट एवर 10-12%, बिकॉज उसके ऊपर माथा पच्ची नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो ये पूरा का पूरा अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट और ये अमाउंट जोड़ के माइनस 3 लाख इंटू दैट, वो जो ब्याज आया डिवाइड बाय 3 पर एनम क्या आया, तो वो पर एनम जो ब्याज आया डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड इंटू 100, ठीक है, वो आप आंसर कर सकते हैं। मैं अभी लेट आर इक्वल टू ये सब में नहीं जा रहा हूं, तो आपको बहुत बढ़िया से पता है कैसे सफर करते हैं आईपीसीसी में IRR निकालने में, ठीक है, कि लेट आर इक्वल टू करेंगे, फिर आएगा, फिर इंटरपोलेशन करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू दैट एट ऑल, कोई भी हालत में। सो दैट इज द ECB का क्वेश्चन। कुछ मैंने कैंसिलेशन एक्सटेंशन का सम लिया है, सिंपल सा। कुछ मैंने इलास्टिसिटी का सम लिया है, तो इलास्टिसिटी का सम चैलेंजेस सीरीज में कराने का नहीं होता है, ये प्रैक्टिस का क्लास नहीं चल रहा है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये चैलेंजेस सीरीज चल रहा है जहां पे नए टाइप के सम कर रहे हैं, तो मनी मार्केट कवर, फॉरवर्ड कवर, ठीक है, इलास्टिसिटी वाला सम, ओके। तो वो सब भी मैंने यहां पे लेके रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो मेन चीज था वो था करेंसी ऑफ बोरिंग और करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का सम, वो अलग टाइप का था। और एक चीज बता दूं कि सुना प्लीज, कितना बड़ा विडंबना है। अपने सब जन बहुत मेहनत करके चैलेंजेस सीरीज किए, और आपने क्या हुआ, इन सम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और जो अपने बुक में सम्स है ना बोरिंग और इन्वेस्टमेंट के, खासकर रीसेंट टर्म्स में जो आए हुए हैं, उनको देखा नहीं, ये वाले सम जहां देख के चले गए।
एक दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। सो वो जो ट्यूशन नहीं लिया है, ट्यूशन लिया पर उतना तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वो केवल प्रैक्टिस मैनुअल या मेरा किताब सॉल्व करके गया, तो वो तो कमती सम्स किया है, उसको वो बुक वाले सम याद है। आप ज़्यादा फैल गए हो, आपको सम ही ध्यान नहीं है, और आप अल्टीमेटली वो सम रॉन्ग करके आ जाते हो जो बुक में है, और वो बंदा राइट करके आ जाता है। ये भी होता है। तो इसलिए जब ज़्यादा करवाते हैं तो एक रिस्क भी होता है। रिस्क क्या? यार इतना ज़्यादा करवा दिया था ना, आया तो बेसिक ही, फालतू में इतना इतना करवा दिया, तो पता ही नहीं ना कैसे क्या करवाएं। बिकॉज अगर पता होता तुम्हारे टर्म में ये आएगा तो तुमको उतना ही करवाते, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए? तो बुक वाला चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, चैलेंजेस सीरीज वाला चीज कमती इंपॉर्टेंट है। बुक में जो किए थे, क्लास पे जो किए थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैलेंजेस सीरीज, मॉक टेस्ट कमती इंपॉर्टेंट है, क्लियर कट बोल दे रहा हूं। बिकॉज बुक वाला जो था वो इंस्टीट्यूट का था, वो सब जन राइट करेगा जिसपे कॉन्सेप्ट है या नहीं है। चैलेंजेस सीरीज वाला नया वाला पार्ट है, इसके चलते वो सैक्रिफाइस नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो बोल रहा है लक्ष्य यही ज्यादा होता है, तो लक्ष्य तुम अपना लक्ष्य बनाना कि मेरे को आगे से चैलेंजेस सीरीज नहीं करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये सब का चैलेंजेस सीरीज नहीं करेंगे, हटा सावन की घटा जो कर रखे है किताब में वही करेंगे, ठीक है। वो तुम्हारा कॉल है, ठीक है। सो दैट इज योर कॉल। सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट दिस क्लास टुडे। आई विल एंड नाउ, और नेक्स्ट सेशन जो होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैलेंजेस सीरीज होगा। नेक्स्ट सेशन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैलेंजेस सीरीज होगा, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नॉन आईसीएआई, जहां से आईसीएआई सम्स उठाती आज तक, उन किताबों से बाकी सम्स, उन किताबों से बाकी सम्स, ठीक है। फॉरेक्स का चैलेंजेस सीरीज यहां खत्म, 5 मॉक टेस्ट पेपर, और शायद ये 5वां चैलेंजेस सीरीज था क्या, आई डोंट रिमेंबर। ये कौन सा नंबर था आज का चैलेंजेस सीरीज, कौन सा नंबर था, 5वां था क्या? 2 पार्टी करेंसी स्वैप अभी नहीं करने वाले हैं, कुछ आपके बोलने से नहीं होगा, ठीक है। वो जब होगा तब होगा वापस से। जो आरटीपी में सम है, जो एग्जाम में आया था वो रॉन्ग सम आया था कंपेरेटिव एडवांटेज का, उसका अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, जो नवंबर 19 का या मई 19 का सम आया था। ये चैलेंजेस सीरीज का 5वां क्लास था आई थिंक। तो 5 क्लास फॉरेक्स का हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा चैलेंजेस सीरीज का, दैट क्लास विल बी ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पॉसिबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा। नॉर्मली देखा जाए तो मैं एक फोर्टनाइट के बाद क्लास करवा रहा हूं, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, आई विल इन्फॉर्म यू, ओके। एक्सपोजर मैट्रिक्स लास्ट चैलेंजेस सीरीज क्वेश्चन लेफ्ट करा दिए थे, कोई लेफ्ट नहीं है, हौले हौले लिखा के लेफ्ट है, वो अलग बात है। डिस्कस्ड, मैंने चारों स्टोरी बताया था, एक कंपनी ऐसा करता है, एक कंपनी ऐसा करता है, आप लोगों ने जवाब दिया था। अब आपको चाहिए सब हौले हौले डिक्टेट कर दीजिए, तो भाई ओइटा हौले हौले होबे ना, ठीक है। लास्ट क्लास टुवर्ड्स द एंड, लास्ट का 5 मिनट मैंने एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स का सम करा दिया था। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड सारा करा दिया था डिस्कशन वाइज। Sir, when should we do chapter-wise revision video provided at the end of the syllabus or at the end of each and every chapter classes? At the end of each and every chapter, फॉरेक्स खत्म होता है तो फॉरेक्स का रिविजन, इक्विटी खत्म होता है तो इक्विटी का रिविजन, पोर्टफोलियो खत्म होता है तो पोर्टफोलियो का रिविजन। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक का रिविजन होना चाहिए। और लास्ट में वो डिपेंड करता है आपने क्या क्या मार्क किया है, इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से आपको वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, आपको खुद से ही करना चाहिए। हर बार आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। राउंडिंग ऑफ आईसीआई क्या करेगा मेरे को नहीं पता है, आई कांट से। ओके, सतीश बोल रहा है न्यू टाइप के सम्स में है वो वीडियो, तो जो बंदा बोल रहा था ना वो सम नहीं कराए लास्ट क्लास, कौन सा वाला, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स का, तो एसएससीआई के चैनल पे न्यू टाइप्स ऑफ सम्स इन एसएफएम, न्यू टाइप्स ऑफ सम्स इन एसएफएम टाइप करना, उस पे 9 सम्स या 8 सम्स निकलेंगे, उसके अंदर एग्जैक्टली वो सम हौले हौले लिखा के कराए हुए, ठीक है। न्यू टाइप्स ऑफ सम्स इन एसएफएम। चलिए, सो बाय बाय, स्टे सेफ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रिपेयर कर लो फॉर द चैलेंजेस सीरीज ऑफ एसएफएम, ठीक है ना। चलिए बाय।